मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। तो हम सभी को पता है कि अगर कोई बहुत ही बड़ा काम हो तो वो कोई एक अकेला आदमी अच्छे से नहीं कर पाता। उसके लिए हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है और अलग-अलग लोगों को हम अलग-अलग ड्यूटीज़ देते हैं। तो इसी तरह जब मुगल्स थे, जब वो अपना एम्पायर बढ़ा रहे थे, जब एक्सपेंड कर रहे थे, तो उसके साथ-साथ उन्हें अलग-अलग लोगों की भी ज़रूरत पड़ने लग गई क्योंकि अब उनका एम्पायर बड़ा हो रहा है। तो अब कम लोगों के साथ तो वो इतने बड़े एम्पायर को नहीं सँभाल सकते, इसलिए अब उन्हें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी। इसीलिए मुगल्स ने अलग-अलग तरह के लोगों को अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। सो पहले तो वो सिर्फ तुर्किश मतलब कि जो तुरानीज होते हैं उनको रिक्रूट करते थे। बट अब धीरे-धीरे उन लोगों ने अलग-अलग तरह के लोगों को, जैसे कि ईरानियंस हो गए, इंडियन मुस्लिम्स हो गए, अफ़गान्स, राजपूत, मराठास और जो दूसरे भी ग्रुप्स हैं, उनको भी अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। उनको भी अलग-अलग ड्यूटीज़ देना स्टार्ट कर दिया। एंड दोज हु जॉइन मुगल सर्विस वर इनरोल्ड एज मनसबदार। तो जो लोग मुगल्स के अंडर काम करते थे, मुगल्स के साम्राज्य में अपनी सर्विस देते थे, उनको क्या कहा जाता था? मनसबदार। तो मनसबदार का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो किसी अ, मनसब को होल्ड करता हो। अब मनसब का मतलब क्या होता है कि कोई पोजीशन या फिर रैंक। इसका मतलब मुगल साम्राज्य में अगर कोई इंसान अपनी सर्विस दे रहा है, वो किसी रैंक पर है, किसी पोजीशन पर है, तो उसको क्या कहा जाता था? मनसबदार। सो मुगल्स एक ग्रेडिंग सिस्टम को यूज करते थे मनसबदार्स की रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करने के लिए कि भाई किस आदमी की कितनी रैंक होगी, किस मनसबदार की कितनी सैलरी होगी, उस पर कितनी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। राइट, तो ये सब चीजें एक ग्रेडिंग सिस्टम के थ्रू सेट की जाती थी। अब मनसबदार्स की जो रैंक एंड सैलरी थी वो डिटरमाइन होती थी एक न्यूमेरिकल वैल्यू से, जिसको कहते हैं हम जात। अब जितनी ज़्यादा ज़ात होगी उतनी ही इम्पोर्टेंट, उतनी ही प्रेस्टिजियस उस इंसान की, उस मनसबदार की पोजीशन होगी और उतनी ही ज़्यादा उसको सैलरी मिलेगी। तो जैसे कि जिस नोबल की ज़ात 5000 होगी, उस नोबल की रैंक ज़्यादा होगी, हायर पोजीशन पे होगी, किससे? जिस नोबल की ज़ात 1000 से होगी। तो सिंपली ज़्यादा ज़ात मतलब हायर द ज़ात, हायर द पोजीशन एंड हायर द सैलरी। राइट, सो अकबर के टाइम पर 29 मनसबदार थे जिनकी रैंक 5000 थी, 5000 जात थी। और औरंगजेब के टाइम तक ये जो नंबर था ये 79 हो गया था। मतलब कि फिर पहले तो सिर्फ 29 मनसबदार थे 5000 रैंक वाले, और फिर धीरे धीरे 79 हो गए। अब इतने ज्यादा लोग होंगे तो उनके साथ एक्सपेंडिचर तो ज्यादा हो गई, फिर उन्होंने लिखा है वुड दिस हैव मीन मोर एक्सपेंडिचर फॉर द स्टेट। अब एक्सपेंडिचर इस तरीके से हम कह सकते हैं क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही ज़्यादा लोगों की सैलरी भी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब सैलरी के बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि इनकी सैलरी जो है वो किस तरह दी जाती थी। उससे पहले हम इनके मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो मनसबदार की मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो उसमें क्या होता था कि हर एक मनसबदार को कहा जाता था कि आपको स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार्स को अपॉइंट करना है, मेंटेन करना है। अब सवार क्या होते हैं? कैवलरी मैन, मतलब कि जो घुड़सवार होते हैं, ऐसे सैनिक होते हैं जो कि घोड़े पर बैठकर लड़ाइयाँ लड़ते हैं। राइट, जैसे कि यहाँ पिक्चर में है। तो ये कौन हो गए? सवार्स। The Mansabdars brought his cavalryman for review, got them registered, their horses branded, and then received money to pay them as salary. तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो मनसबदार हैं वो अपने घुड़सवारों को रिव्यू के लिए लाते थे, निरीक्षण के लिए लाते थे कि वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, वो अच्छे से सारे काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये सब देखने के लिए वो उन्हें लाते थे। और उनको रजिस्टर करवाते थे कि जैसे वो पसंद आ गए कि हाँ भाई ये अच्छा काम कर रहा है, ये अच्छे से लड़ाई लड़ लेगा, तो फिर उसको रजिस्टर करवाते थे और उनके घोड़ों को ब्रांडेड करवाते थे। ब्रांडिंग करवाना मतलब क्या है कि घोड़ों के ऊपर कुछ ऐसे इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन मार्क लगवा देना ताकि पता लग सके कि ये किसका घोड़ा है। ठीक है, और उसके बाद जो मनसबदार है वो पैसे लेते थे ताकि वो इन घुड़सवारों को सैलरी दे सकें। अब मनसबदार की सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो जो मनसबदार थे उनको ऐसे सैलरी नहीं मिलती थी कि मुगल्स उन्हें सैलरी दे देते थे महीने 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 करके। ऐसा नहीं होता था। मनसबदार जो है उन्हें सैलरी मिलती थी बट एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर। तो क्या होता था, मनसबदार्स को कुछ जागीर दे दी जाती थी और उन जागीरों से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था, चाहे लैंड रेवेन्यू हो या फिर जो भी फार्मर्स पेजेंट्स जो भी प्रोड्यूस उगाते थे, उस पे जो भी रेवेन्यू मिल रहा है, तो इस तरीके से उस जागीर से जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो रेवेन्यू इन मनसबदारों का सैलरी होती थी।
बट आप कुछ कहोगे कि ये तो इक्ताज़ के तरह लग रहा है, हमने इक्ताज़ के बारे में पढ़ा था, मुक्तीज़ के बारे में पढ़ा था, तो उसमें भी तो ऐसा ही होता है कि उन्हें एक लैंड ग्रांट मिल जाता है और उस लैंड ग्रांट में से जो भी रेवेन्यू मिलेगा वो लोग ले लेते हैं, वो रेवेन्यू उनकी सैलरी होती है। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है कि जो मुक्तीज़ थे उनको अपने जो भी लैंड अलॉट हुई है उसमें रहकर काम करना पड़ता था। बट मनसबदार के केस में ऐसा नहीं था। मनसबदार अपने जागीर में रहते नहीं थे, ना ही उसको एडमिनिस्टर करते थे। मतलब कि इक़्तादार्स होते थे, जो मुक्तीज़ होते थे, वो अपने लैंड एरिया में जो भी उनको ग्रांट मिला है, जो भी उनको इक़्ताज़ मिले हैं, उसमें वो अपने रिसाइड करते थे और फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, उसको चलाते थे अच्छे से। बट मनसबदार ऐसा नहीं करते। मनसबदार को जागीर मिली है तो उनकी जागीर किसी और एरिया में है, कोई और पार्ट है, बट वो खुद किसी और एरिया में रह रहे हैं और उसको खुद एडमिनिस्टर भी नहीं कर रहे हैं। तो जो मनसबदार थे उनको ये अधिकार था बस कि वो इन जागीर से अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, और ये रेवेन्यू भी ये खुद जा जाकर कलेक्ट नहीं करते थे। इन मनसबदार के जो सर्वेंट्स होते थे, जो इनके नौकर चाकर होते थे, वो जाके रेवेन्यू कलेक्ट करते थे इनकी जागीर से। और जो मनसबदार हैं वो खुद दूसरे एरिया में, दूसरा जो पार्ट होता है कंट्री का, उसमें सर्व करते थे, उसमें अपनी ड्यूटी देते थे। अब अकबर के टाइम पे क्या था कि हर एक इंसान को ना बड़ा सोच समझ के जागीर दी जाती थी, कि इस इतना एरिया दिया जाता था, इतनी जागीर दी जाती थी ताकि उससे जो भी रेवेन्यू मिलेगा वो उस मनसबदार के सैलरी के इक्वल हो। ठीक है, तो इस तरह से पूरी कैलकुलेशन होती थी, उसको केयरफुली असेस किया जाता था ताकि जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है वो मनसबदार के सैलरी के इक्वल हो जाए, ना ज़्यादा ना कम। तो वो इस तरह कोशिश करते थे। बट औरंगजेब के टाइम तक ये चीज़ कंटिन्यू नहीं रह पाई। जो एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्ट होता था जागीर से, वो बहुत ही कम रहता था उनकी सैलरी से। सो द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम। मतलब कि मनसबदार को जितनी सैलरी मिलनी चाहिए उससे कम रहता था उनका लैंड रेवेन्यू। और औरंगजेब के टाइम तक, जैसे कि हमने इस वाले सेक्शन में भी देखा, कि ये जो मनसबदार के नंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। औरंगजेब के टाइम तक बहुत ज़्यादा मनसबदार हो चुके थे, एंड विच मीन अ लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड अ जागीर, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं, सबको थोड़ा बहुत देखना पड़ता था कि किसको क्या जागीर देनी है, कितनी जागीर देनी है। तो इस सब कैलकुलेशन में या अलॉटमेंट में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था, इसीलिए लोगों को बहुत ज़्यादा वेट भी करना पड़ता था कि उनको अपनी जागीर रिसीव करने के लिए। और जैसा कि हमने देखा कि सैलरी इनकी जितनी होती थी उससे कम इनको रेवेन्यू मिलता था, तो एक कारण ये भी है कि बहुत ज़्यादा नंबर्स बढ़ गए थे मनसबदार के, क्योंकि अब इतने ज़्यादा नंबर होंगे, इतने ज़्यादा मनसबदार होंगे, तो जो जागीर का एरिया होगा वो बहुत कम होगा, और अगर कम एरिया है, कम जागीर मिलेगी, तो उससे रेवेन्यू भी कम आएगा। तो इसलिए एक कारण ये भी था कि इन लोगों की सैलरी जो है वो कम हो गई थी, जो इनको रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो कम हो गया था। राइट, राइट। सो वही यहाँ पे लिखा है कि इस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार दैट लेड टू द शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर, क्योंकि इतने ज़्यादा मनसबदार होंगे तो फिर जागीर जो है वो कम पड़ जाएगी, इतने सारे लोगों को जागीर कहाँ से लाके दें। और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो जागीरदार थे वो क्या करते थे कि जो भी उनको जागीर मिली है उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने की कोशिश करते थे, कि जितना हो सके उतना मैं यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर लूँ। और औरंगजेब जो है वो इन सब चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और जिस वजह से क्या हुआ कि अब देखो, जो मनसबदार हैं वो तो जागीर से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, पर रेवेन्यू दे कौन रहा है? जागीर में रहने वाले लोग, पेजेंट्स वगैरह। तो उनका बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ इस वजह से, और बहुत ही ज़्यादा उन्हें सफ़र भी करना पड़ा। राइट। तो इस सेक्शन में हमने मनसबदार्स एंड जागीरदार्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह मनसबदार्स को अलग अलग रैंक मिलती थी, उनकी ज़ात डिसाइड होती थी, जितनी ज़्यादा ज़ात होगी उतनी हायर पोजीशन होगी, उतनी हायर सैलरी होगी। उनको एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैवलरी मैन जो थे उनको मेंटेन करके रखना पड़ता था, और इनकी सैलरी जो है वो ये लोग एज रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जो भी इनको जागीर मिलती थी। ठीक है, बट हमने देखा कि अकबर के टाइम पे तो सब कुछ थोड़ा अच्छा चल रहा था, कि जो जागीर थी वो सही मिलती थी, और इस तरह मिलती थी ताकि जो भी रेवेन्यू उनसे मिलेगा वो मनसबदार की सैलरी के इक्वल हो। बट औरंगजेब के टाइम तक चीज़ें थोड़ी ख़राब हो चुकी थी। जो मनसबदार थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, और इसलिए जागीर की एक तरह से शॉर्टेज हो गई थी, और जो एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे मनसबदार वो उनकी सैलरी से कम था। तो इसीलिए मनसबदार जो है वो कोशिश करते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएँ अपनी जागीर से। बट इसके बदले हुआ क्या कि जो पेजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, जो आम जनता थे, उसे बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ा।